हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे यूपी टेट 2023 की दृष्टि से साथियों यूपी टेट 2019 का सॉल्व पेपर, यानी साथियों 2019 का जो यूपी टेट का पेपर हुआ है हम उसको इसमें सॉल्व करने वाले हैं। साथियों, इस वीडियो में हम बाल विकास, हिंदी और ईबीएस और संस्कृत का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास का 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर। साथियों, जो 2019 में यूपी टेट का पेपर हुआ था इसका लेवल बहुत अच्छा था, यानी हाई लेवल का पेपर हुआ था। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा साथियों, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? किसका साथियों? बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है। साथियों, यहाँ पर प्रज्ञा का तात्पर्य बुद्धि से है। इसमें सीधा सीधा पूछा गया है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, लेकिन घुमा कर पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन का जो लेवल है वह अच्छा लेवल है। किसने दिया है साथियों? गॉसमैन ने, स्पीयरमैन ने, जॉन मेयर ने या गार्डनर ने? बताइए साथियों। तो साथियों, जो बहुबुद्धि का सिद्धांत था उसको हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने दिया था, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। साथियों, इसमें पूछा गया है कि डिसलेक्सिया में क्या करने में कठिनाई होती है? पढ़ने या वर्तनी में, व्यक्त करने में, खड़े होने में, बोलने में? बताइए साथियों, डिसलेक्सिया में किस चीज में कठिनाई महसूस होती है? तो साथियों, पढ़ने या वर्तनी में कठिनाई महसूस होती है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? साथियों, इसमें नहीं पूछा है, ध्यान से देखिएगा साथियों। बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, शिक्षक को सीखने में अक्षम बच्चों को अतिरिक्त समय देना चाहिए। बताइए साथियों, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या नहीं है साथियों? तो साथियों, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यह बिल्कुल गलत बात है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 4। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए? बताइए साथियों, एक शिक्षक के रूप में आप एक कक्षा में पढ़ा रहे हैं या शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तो प्रश्न पूछने के लिए आप बच्चों को क्या करेंगे? क्या आप बच्चों को हतोत्साहित करेंगे, प्रेरित करेंगे या रोक देंगे, अनुमति नहीं देंगे? बताइए साथियों, आप क्या करेंगे? तो साथियों, आप बच्चों को प्रेरित करेंगे। क्या करेंगे? बच्चों को प्रेरित करेंगे कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से, नैतिक विकास से? बताइए साथियों, जो वृद्धि है इसका संबंध किससे माना जाता है? साथियों, जो वृद्धि है इसका संबंध शारीरिक विकास से माना जाता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, मानव विकास का प्रारंभ होता है गर्भावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या शैशवावस्था से? बताइए साथियों, मानव विकास का प्रारंभ कब से होता है? साथियों, ये इसमें एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है कि बताइए विकास की प्रथम अवस्था क्या है? साथियों, विकास की प्रथम अवस्था यदि आपसे पूछे तो वह है गर्भावस्था। यदि आपसे पूछे जन्म के उपरांत, जन्म के बाद विकास की पहली अवस्था क्या है, तो वह है शैशवावस्था। और यदि साथियों आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए विकास की दूसरी अवस्था क्या है, तो वह है कौन सी है? शैशवावस्था। विकास की दूसरी अवस्था पूछे तो शैशवावस्था, जन्म के बाद पहली अवस्था पूछे तो शैशवावस्था। और यदि साथियों विकास इसमें पूछा है मानव विकास का प्रारंभ कब से होता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। गर्भावस्था जो मानव का विकास है वह प्रारंभ हो जाता है। आगे देखते हैं साथियों, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? E.L. थॉर्नडाइक, V.F. स्किनर, R.M. गेने, I.P. पाउलो? बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, यह R.M. गेने महोदय की पुस्तक है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बात करें साथियों E.L.
थॉर्नडाइक की, तो इन्होंने किस पर प्रयोग किया? बिल्ली पर प्रयोग किया। इन्होंने किस चीज का सिद्धांत दिया साथियों? तो इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। किसका साथियों? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। और इन्होंने सीखने के 3 प्राथमिक नियम भी दिए और 5 द्वितीयक या गौण नियम भी इन्होंने दिए हैं। अब साथियों यदि बात करें हम बीएफ स्किनर महोदय की, तो इन्होंने किस चीज का सिद्धांत दिया साथियों? इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया है। इनके सिद्धांत का नाम क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इन्होंने प्रयोग किस पर किया है साथियों? तो इन्होंने जो है कबूतर और चूहे पर प्रयोग किया है। बात करें साथियों आईपी पावलो महोदय की, तो इन्होंने किस पर प्रयोग किया है? तो इन्होंने साथियों कुत्ते पर प्रयोग किया है। किस पर प्रयोग किया है? कुत्ते पर प्रयोग किया है। और साथियों यदि बात करें इन्होंने सिद्धांत किस चीज का दिया है, तो क्लासिकल अनुबंधन थ्योरी नाम से इनका सिद्धांत है। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, किशोरावस्था बड़े साहस, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? जरसील्ड का, स्टेनली हॉल का, सिप्सन का या क्रो एंड क्रो का? बताइए साथियों। तो साथियों यह कथन किसका साथियों? स्टेनले महोदय का है। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? 36 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट या 30 मिनट? बताइए साथियों। सूक्ष्म शिक्षण के यानी साथियों माइक्रो टीचिंग का भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है साथियों? 36 मिनट का समय लगता है। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? गेट्स व अन्य का, हॉलिंगवर्थ का, रॉस का या स्किनर का? बताइए साथियों। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति में प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह रॉस महोदय का कथन है। क्वेश्चन नंबर 11 साथियों, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे बच्चे को दंड देना चाहिए, बच्चे को नजरअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए? बताइए साथियों। ये यदि आप एक शिक्षक के रूप में कक्षा में कार्य कर रहे हैं और आपकी कक्षा में कोई समस्यात्मक बालक आ जाता है तो आप क्या करेंगे उसके साथ? क्या आप उसको दंड देंगे, नजरअंदाज करेंगे या घर वापस भेज देंगे या साथियों उसे परामर्श देंगे? तो साथियों आप उसे परामर्श देंगे। यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से? बताइए साथियों। तो साथियों जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं वह साथियों छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? कोहलर, स्किनर, वीएस ब्लूम या थॉर्नडाइक? बताइए साथियों। अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने नहीं किया? तो साथियों जो वीएस ब्लूम महोदय थे इन्होंने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। आगे देखते हैं साथियों, शिक्षा में अवरोधन का क्या तात्पर्य है? बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, बालक का विद्यालय न जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना? बताइए साथियों शिक्षा में अवरोधन का क्या तात्पर्य है? तो साथियों शिक्षा में जो अवरोधन का तात्पर्य है वह है किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रस्तावना कौशल, समापन कौशल या प्रदर्शन कौशल? बताइए साथियों 15वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों पूर्व ज्ञान का परीक्षण प्रस्तावना कौशल में आता है। साथियों जब आपने टीचिंग की होगी, आपने जब प्रशिक्षण कोर्स किया होगा, डीएलएड, बीएलएड, बीटीसी वगैरह जो भी आपने किया है, तो आपने टीचिंग आपकी लगी रही होगी तो आप पहले क्या करते थे? प्रस्तावना कौशल में क्या करते थे? पूर्व ज्ञान का परीक्षण करते थे। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सुमेलित कीजिए। एनिमल इंटेलिजेंट साथियों, गेस्टाल्ट, पुनर्बलन की अनुसूची, पियाजे, सारगर्भिता का नियम, थॉर्नडाइक, अनुकूलन, स्किनर? बताइए साथियों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? कौन सा है जो सही सुमेलित है? साथियों आप इनको ए बी सी डी मान लीजिएगा, इनको 1 2 3 4 मान लीजिएगा। थोड़ा टाइपिंग में दिक्कत है, आप इस हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पहले का साथियों क्या हो जाएगा?
ए का जो हो जाएगा एनिमल इंटेलिजेंस, ये साथियों किसने दिया था? ये थॉर्नडाइक महोदय को माना जाता है। पुनर्बलन की अनुसूची किसने दिया था साथियों? तो यह स्कीनर महोदय ने दिया था। बात करें साथियों सारगर्भिता का नियम, तो साथियों यह गेस्टाल्टवाद का है। और अनुकूलन की बात करें तो इसके संबंध में पियाजे महोदय ने बताया था, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? अंतःक्रिया के सिद्धांत से, एकीकरण के सिद्धांत से, अंतः संबंध के सिद्धांत से, या निरंतरता के सिद्धांत से? बताइए साथियों। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो साथियों यह कथन निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है, यानी विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? 86वें संविधान, 25वें संशोधन, 52वें संविधान संशोधन, 22वें संविधान संशोधन? बताइए साथियों, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? साथियों ऑप्शन ए 86वें संविधान संशोधन से। और साथियों आर्टिकल कौन सा है? 21A। अगला क्वेश्चन साथियों, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैकडूगल, अब्राहम मैस्लो, सिप्सन या विलियम जेम्स? बताइए साथियों, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है साथियों? मैकडूगल महोदय है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था? बताइए साथियों, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो साथियों किसको? बाल्यावस्था को, यानी ऑप्शन बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, गिलफोर्ड का, स्किनर का या क्रो एंड क्रो का? साथियों व्यवहार के द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है, यह कथन वुडवर्थ महोदय का है, यानी ऑप्शन ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका है साथियों यह कथन? वुडवर्थ महोदय का है या गिलफोर्ड महोदय का है? बताइए साथियों। तो साथियों व्यवहार के द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन किसका है कथन? इसका आंसर साथियों आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। शायद साथियों ये गिलफोर्ड महोदय का कथन है, थोड़ा कंफ्यूजन है, आप इसको थोड़ा कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सुमेलित कीजिए। स्तंभ ए ब्रूनर, आशुवेल, ग्लेजर और गार्डन? बताइए साथियों, ब्रूनर ने किस चीज का सिद्धांत दिया है? बताइए। तो साथियों जो ब्रूनर महोदय थे इन्होंने किस चीज का सिद्धांत दिया है? इन्होंने बुनियादी शिक्षण प्रतिमान दिया है। आशुवेल की बात करें साथियों, आशुवेल की बात करें तो इन्होंने किस चीज का सिद्धांत दिया है? साथियों दूसरा आशुवेल की बात करें तो इन्होंने संप्रत्यय शिक्षण प्रतिमान दिया है, यानी दूसरे का चौथा हो जाएगा। तीसरे की बात करें तो साथियों तीसरे का तीसरा हो जाएगा अग्रिम संगठन, और गार्डन महोदय ने साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान दिया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, समस्या समाधान का प्रथम चरण कौन सा है? आंकड़ा संग्रहण, समस्या की पहचान, परिकल्पना का परीक्षण, परिकल्पना का निर्माण? बताइए साथियों, समस्या समाधान का प्रथम चरण कौन सा है? तो साथियों आप सभी जानते हैं समस्या की पहचान। जब तक आप समस्या की पहचान नहीं करेंगे तब तक आप उसका समाधान नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन साथियों, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा, बालकों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालक को निष्क्रिय रखेगा? बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, वही अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा। या यूं कहें कि जो बालक का सर्वांगीण विकास करेगा वही अधिगम ज्यादा प्रभावी होगा। साथियों रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तो थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हौसला रखिए साथियों, आपको परीक्षा में अवश्य सफलता मिलेगी। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? सामान्यीकरण, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण या तैयारी? बताइए साथियों, बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान है जो उभयनिष्ठ है? तो साथियों कौन सा है?
वह है साथियों प्रस्तुतिकरण, यानी ऑप्शन सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। बताइए साथियों, पुनर्वलन का सिद्धांत किसको कहा जाता है? तो साथियों किसको कहा जाता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत कहा जाता है। और इसके प्रतिपादक कौन है? स्किनर महोदय हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत से का अंग नहीं है? अंतःप्रज्ञा अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था या क्रियात्मक अवस्था। बताइए साथियों, कौन सा है जो ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? तो साथियों जो अंतःप्रज्ञा अवस्था है यह उनके संज्ञानात्मक सिद्धांत का भाग नहीं है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वे हैं प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन, आत्मीकरण या अभिव्यक्तिकरण। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा और पांचवा। साथियों इसमें चरणों का क्रम आपसे पूछा था। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? अनुमूल्यन, अनुप्रयोग, बोध या ज्ञान। बताइए साथियों, संज्ञानात्मक क्षेत्र से कौन सा है जो संबंधित नहीं है? तो साथियों वह है अनुमूल्यन, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। और साथियों यह है आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? नतोदर, मिश्रित, लंबवत या उन्नतोदर। बताइए साथियों, कौन सा है जो अधिगम का वक्र नहीं है? तो साथियों जो लंबवत है यह अधिगम का वक्र नहीं है, यानी ऑप्शन सी हैं हिंदी भाषा के 2019 के प्रीवियस ईयर पेपर। साथियों प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम या सही क्रम कौन सा है? बताइए। मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला या निशा निमंत्रण। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश या निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण, मधुबाला, मधुकलश या मधुशाला। मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण या मधुकलश। बताइए साथियों, प्रकाशन वर्ष का मतलब है रचना जिस वर्ष में की गई, मतलब सबसे पहले रचना किसकी की गई, उसके बाद किसकी की गई, इस क्रम में आपको बताना है। साथियों इसका जो सही क्रम होगा वह मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। साथियों जो मधुशाला है इसकी रचना इन्होंने कब की थी? इन्होंने इसकी रचना 1935 में की थी। कब साथियों? 1935 में मधुशाला की रचना की थी। मधुबाला की बात करें 1936 में की थी, और मधुकलश की 1937 में। निशा निमंत्रण की इन्होंने कब की थी? 1938 में, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य सम्मेलन साथियों कब हुआ था? 1910 ईस्वी में हुआ था। काशी नागरी प्रचारणी सभा कब हुई थी साथियों? 1893 में हुई थी। और साथियों राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा कब हुई थी? तो 1918 में हुई थी। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी, सी, ए और बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं साथियों, तुलसीदास के रचनाकार हैं। साथियों तुलसीदास एक रचना है, इसके लेखक या रचनाकार कौन है यह आपसे पूछा गया है। महादेवी वर्मा, केशवदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या डॉक्टर रामविलास शर्मा। बताइए। तो साथियों जो तुलसीदास रचना है या कृति है इसके लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, अन्य से अनन्य आत्मकथा किसकी है? मन्नू भंडारी की, प्रभा खेतान की, सुषमा वेदी की या उषा प्रियंवदा की। बताइए। अन्य से अनन्य साथियों एक आत्मकथा है, यह किसकी है? तो साथियों यह जो आत्मकथा है यह प्रभा खेतान की है, यानी ऑप्शन बी क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इसका प्रकाशन कब, यदि आपसे पूछ ले इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो साथियों इसका प्रकाशन 2007 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह किसका वाक्य है? कबीरदास जी का, दादू का, नानक का या रैदास का? बताइए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह किसका कथन है? तो साथियों यह जो है रैदास जी का कथन है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? त्रिकुटी, खेत, प्रभु या नाथ। बताइए कौन सा शब्द है जो तत्सम है?
माफ करिएगा, तद्भव है। तो साथियों जो त्रिकुटी है यह एक तत्सम शब्द है। साथियों खेत यह एक तद्भव शब्द है। खेत का साथियों तत्सम शब्द क्या होता है? क्षेत्र होता है। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? धड़ाम, लाश, औरत या पतलून? बताइए कौन सा शब्द है जो देशज है? तो साथियों जो लाश शब्द है यह एक देशज शब्द है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका क्या अर्थ हो सकता है? छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का क्या अर्थ है? अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, मिथ्या आडंबर, अधिक पाने की लालच करना, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। बताइए छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका क्या आशय है? तो साथियों जो इसका अर्थ है या आशय है वह है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज दे देना, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? रि जमा वेद, ऋक जमा वेद, रि जमा गवेद या ऋग जमा वेद? बताइए साथियों जो ऋग्वेद है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बताइए। तो साथियों ऋग्वेद का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा ऋक जमा वेद। और इसमें साथियों संधि कौन सी होगी? तो साथियों यदि आपसे संधि पूछे इसमें तो इसमें व्यंजन संधि होगी। कौन सी साथियों? व्यंजन संधि होगी, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, आप बीती शब्द में समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास? बताइए इसका साथियों यदि समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा आप पर बीती। क्या साथियों? आप पर बीती। में, पे, पै, पर आदि आए तो साथियों क्या होता है? यहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 साथियों, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या अधिकरण कारक? बताइए घोंसले में चिड़िया है इसमें कौन सा कारक है? तो साथियों चिड़िया जो है उसका घोंसले पर अधिकार है, यानी चिड़िया जो है वो घोंसले में है यानी उसका अधिकार है घोंसले पर, अर्थात इसमें अधिकरण कारक होगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अब देखते हैं गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्न 12 और साथियों 13 है, 33 नहीं है, 13 के उत्तर दीजिए। गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्रायः राजनीति क्षेत्र सीमित हो चुके हैं। आत्मा राजनीति के क्षेत्र तक ही सीमित हो चुके हैं। आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संसार तक उनका प्रसार रह गया है। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। आगे देखते हैं साथियों, इस गद्यांश से यह क्वेश्चन लिया गया है। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए संसार के सारे वाद कहाँ सीमित हैं? राजनीतिक क्षेत्र तक, सांप्रदायिकता तक, आत्मा तक या धर्म तक? बताइए। तो साथियों जो सारे वाद हैं वह कहाँ तक सीमित हो गए हैं? प्रायः राजनीति क्षेत्र तक ही सीमित हो गए हैं। अर्थात इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह राजनीतिक क्षेत्र तक हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है। ये साथियों गद्यांश जो है उसके आगे का भाग है। और मनुष्य सच्चे अर्थों में जन सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद के सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। साथियों जो गांधीवाद है इसमें सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इस समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। अब देखते हैं इससे क्वेश्चन कौन सा बनता है। उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को, जनसेवा और आध्यात्मिक तत्व को, ईश्वर निष्ठा और मन की निर्मलता को, राजनीतिक, अध्यात्म और सांप्रदायिकता को? बताइए उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? तो साथियों पहले हमने जो गद्यांश पढ़ा उसमें पहली लाइन में लिखा है गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय है, अर्थात राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व इसके आधार हैं। अर्थात ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, राज्ञ राघव, भगवती चरण वर्मा या नागा अर्जुन? बताइए कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? तो साथियों जो कनुप्रिया है यह किसकी रचना है? तो साथियों यह
धर्मवीर भारती जी की रचना है और इनकी एक रचना है अंधा, क्या साथियों, अंधा युग। इनकी एक बेहद ही फेमस रचना है, इसको भी आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं साथियों, प्लुप्त स्वर कौन सा है? औम, ओम, ओम या ओम, बताइए प्लुप्त स्वर कौन सा है? तो साथियों आप सभी पढ़े हैं प्लुप्त स्वर किस प्रकार लिखा जाता है, इस प्रकार लिखा जाता है, अर्थात ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, लक्ष्य, हेतु, नियोजन या उद्देश्य, बताइए प्रयोजन का समानार्थी शब्द कौन सा है जो नहीं है? तो साथियों जो नियोजन है यह प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, बल्कि क्या है, बताइए, बल्कि क्या है साथियों, यह इसका विलोम शब्द है, अर्थात प्रयोजन का विलोम शब्द नियोजन है, परंतु इसका समानार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ऋजु का विलोम शब्द है सरल, त्रिकोण, वक्र या सीधा, बताइए ऋजु का विलोम शब्द क्या होगा? साथियों ऋजु मीन्स क्या होता है, सीधा होता है, सरल होता है, ये सारे क्या होते हैं ऋजु के समान। जो साथियों सीधा और सरल है इनको ऋजु का समानार्थी शब्द बताया जाएगा, परंतु साथियों जो वक्र होता है यह ऋजु का विलोम शब्द हो जाएगा, अर्थात इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? ढाई यानी अपूर्णात्मक बोधक, बिल्कुल सही बात है। दूसरा यानी साथियों एक क्रम को बता रहा है। वह नौकर, कोई विशेषण इसमें नहीं है। 26 पूर्णांक बोधक, बताइए कौन सा है जो विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है? तो साथियों वह नौकर, इसमें विशेषण है, कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा साथियों, सार्वनामिक विशेषण है, अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यह अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? साथियों आप भला तो जग भला इस वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का क्या होता है, बोध होता है? साथियों जो सर्वनाम होता है इसके कितने भेद होते हैं? साथियों इसके 6 भेद होते हैं, आप इसको भी याद रखिएगा। निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, और कौन से सर्वनाम होते हैं साथियों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और साथियों पुरुषवाचक सर्वनाम। आप भला तो जग भला, इसमें किस सर्वनाम की बात की गई है? निजवाचक सर्वनाम की बात की गई है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्या साथियों कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है? चील, कढ़ी, संतान या सरसों, बताइए कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है? तो साथियों जो आयोग है उसने संतान शब्द को पुल्लिंग माना है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आयोग के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों फिर से अब एक पद्यांश आया हुआ है, इसको हम पढ़ के क्वेश्चन के आंसर छाटेंगे। दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों 21 और 22 के सही विकल्प छाटिए। वरदंत की पगंती, कुंद कली अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीज जगए, छवि मोतिन माल अमोलन की, घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपरी कुंडल ताल कपोलन की, निव छावर प्राण करें तुलसी बलि जाऊं ललाइन बोलन की। बताइए साथियों, अब देखते हैं क्वेश्चन। इस पद्यांश से साथियों कौन सा रस है? करुण रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस या शांत रस? बताइए साथियों ये जो पद्यांश है इसमें कौन सा रस है? एक बार और आप पद्यांश को देख लीजिए ध्यान से और फिर बताइए इसमें कौन सा रस है। तो साथियों इसमें वात्सल्य रस है। कौन सा रस है? वात्सल्य रस है, यानी ऑप्शन बी क्या होगा इस क्वेश्चन का, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, उपयुक्त पद में पद जो है, उपयुक्त पद जो दिया हुआ है यह किस कवि का है? मलिक मोहम्मद जायसी जी का, सूर्यदास जी का, तुलसीदास जी का या कबीरदास जी का? बताइए साथियों। आइए देखते हैं इस पद्यांश को। साथियों इसमें अंतिम लाइन को पढ़िए, इसमें लिखा है निव छावर प्राण करें तुलसी बलि जाऊं ललाइन बोलन की, यानी यह साथियों तुलसीदास जी की रचना है, अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? सा, ये साथियों सीटी वाला सा मूर्धन्य, सरौता वाला सा दंत, चा कंठ, सा तालव्य। बताइए कौन सा है जो उच्चारण स्थान के आधार पर सही है? साथियों ऑप्शन सी, चा का जो उच्चारण स्थान होता है वह क्या होता है, क्या होता है बताइए? तो चा का साथियों जो उच्चारण स्थान होता है वह तालव्य होता है। क्या होता है? तालु या तालव्य होता है। और कंठ किसका उच्चारण स्थान होता है साथियों? यह का वर्ग का उच्चारण स्थान जो है यह कंठ होता है।
और साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो सरौता वाला सा है यह दंत सकार इसको बोला जाता है, यानी इसका उच्चारण दांतों से होता है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल शुद्ध रूप लिखा हुआ है। आगे देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। छ एक संयुक्त व्यंजन है। विसर्ग कंठ वर्ण है। बताइए कौन सा है जो अशुद्ध है। साथियों विसर्ग एक कंठ वर्ण है। जब आप विसर्ग का उच्चारण करते हैं, जैसे निह बोलिए आप, जैसे निह संतान है तो आप निह बोलेंगे, तो जो उच्चारण है विसर्ग का वह गले से होता है, कंठ से होता है, अर्थात ऑप्शन डी सही है। छा संयुक्त वर्ण है। ये साथियों जो छा है यह संयुक्त वर्ण है, बिल्कुल सही बात है। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो साथियों दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, यह बिल्कुल गलत बात है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है। पुल्लिंग, कर्ता, बहुवचन या एक वचन। बताइए मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, इस वाक्य में क्या है जो साथियों अशुद्ध है। तो साथियों इस वाक्य में बहुवचन जो है यह अशुद्ध है, यानी ऑप्शन सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राम आम खाता है में वाच्य कौन सा है। वाच्य का कौन सा रूप है। कर्मवाच्य, भाववाच्य, उभयवाच्य या कर्तरीवाच्य। बताइए राम आम खाता है में कौन सा वाच्य का जो है कौन सा रूप है। साथियों आम खा रहा है यानी कुछ कर रहा है, यानी कर्तरीवाच्य। ऑप्शन डी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या श्लेष। साथियों यदि आप अलंकार का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम अलंकार की क्लास आपके लिए लेकर बहुत जल्दी आएंगे। तो साथियों इसमें जो हो जाएगा श्लेष अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है। अंगना, चांद, आंख या अक। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा है जो शुद्ध है। तो साथियों जो अंगना लिखा हुआ है यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य शब्द है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। सनिध, समनिध, सन्निध या सन्निधि। बताइए कौन सा वाक्य है, माफ करिएगा शब्द है जिसकी जो वर्तनी है वह शुद्ध है। तो साथियों वह है सन्निधि, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर। बताइए साथियों उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करेगी। तो साथियों जब समस्याओं का सही कारण पता चलेगा, समस्या की पहचान होगी, तभी तो आप उसका उपचार कर सकेंगे, यानी ऑप्शन सी क्या होगा। साथियों हिंदी के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब देखते हैं साथियों पर्यावरण अध्ययन यानी इन्वायरमेंटल स्टडी के क्वेश्चन देखते हैं। अब हम सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। बंबई से ठाणे के बीच, कलकत्ता से अलीपुर के बीच, कलकत्ता से दमदम के बीच या बंबई से पुणे के बीच। बताइए साथियों जो भारत की पहली यात्री ट्रेन थी यह 1853 में चलाई गई। कब चलाई गई साथियों, 1853 में चलाई गई। और कहां से कहां तक चलाई गई साथियों, बंबई से ठाणे के बीच चलाई गई, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है सोनपुर में, पुष्कर में, नासिक में, हरिद्वार में। बताइए साथियों एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो साथियों यह सोनपुर में आयोजित किया जाता है, यानी ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 साथियों, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई। 1961 में, 1971 में, 1981 में या 1951 में। बताइए साथियों राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई। तो साथियों कब की गई, 1961 में की गई, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है। साथियों अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 23-24, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 19 से 22। बताइए साथियों
समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? तो साथियों किन अनुच्छेदों में? 14 से 18 में, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, किस देश में लचीला संविधान लागू है? चीन में, अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में या भारत में? बताइए साथियों, किस देश में लचीला संविधान लागू है? साथियों जो यूनाइटेड किंगडम है, जिसको साथियों ब्रिटेन भी बोला जाता है या इंग्लैंड बोला जाता है, यहां पर साथियों क्या है? लचीला संविधान लागू है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है? गर्म मरुस्थल में, मानसून में, टैंगा में या टुंड्रा प्रदेश में? बताइए, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है? तो साथियों जो रेडियर है यह टुंड्रा प्रदेशों में पाया जाता है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? कंपास, डाउन्स, प्रेरीज या पंपास? बताइए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा है एक जो शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो साथियों जो कंपास है यह शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, यानी ऑप्शन ए क्या होगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? बृहत्तम यानी साथियों सबसे बड़ा महाद्वीप जनसंख्या के आकार के आधार पर कौन सा है? तो साथियों उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका या यूरोप? बताइए साथियों, सबसे ज्यादा जनसंख्या एशिया महाद्वीप में उपस्थित है, यानी जनसंख्या के आकार के आधार पर एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 साथियों, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में, उत्तराखंड में, झारखंड में या थार मरुस्थल में? बताइए साथियों। साथियों बात करें उत्तराखंड की, तो साथियों उत्तराखंड सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था। कब साथियों? सन 2000 ईस्वी में बना था। तो साथियों जो थारू जनजाति है यह उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में और उत्तराखंड यानी दोनों जगह पाई जाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। अगला देखते हैं साथियों, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में या मध्य प्रदेश में? बताइए साथियों, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? साथियों जो भिलाई इस्पात संयंत्र है यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहां साथियों? छत्तीसगढ़ के भिलाई डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहां पर है? विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज संस्थानों में या लोकसभा में? बताइए। तो साथियों भारत में महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वह पंचायती राज संस्थानों में है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? 45 वर्ष, 50 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? बताइए साथियों, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? तो क्या उम्र होनी चाहिए साथियों? मिनिमम 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, सूची एक और दो का मिलान कीजिए। साथियों भारतीय संघ के अंतर्गत कौन आता है? प्रधानमंत्री जी आते हैं। राज्य के साथियों, राज्य के राज्यपाल होते हैं। नगर निगम की बात करें तो नगर निगम में मेयर, और ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत में साथियों सरपंच होते हैं। यानी पहले का ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। और सी की बात करें तो साथियों सी का क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। और बात करें डी की तो डी का दूसरा हो जाएगा, यानी साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ए का पहला, बी का तीसरा, सी का चौथा और साथियों डी का ये ऑप्शन यहां आ गया है, डी का दूसरा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 साथियों, अनुच्छेद 356 का प्रथम बार प्रयोग कब और कहां हुआ? केरल में 1959 में, जम्मू कश्मीर में 1956 में, मध्य प्रदेश में 1957 में, बिहार में 1958 में? बताइए साथियों, अनुच्छेद जो आर्टिकल नंबर 356 है इसका प्रयोग कब और कहां किया गया? तो साथियों कहां किया गया? केरल में 1959 में किया गया, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? गृह कर, चुंगी कर,
उपरोक्त सभी या मनोरंजन कर। बताइए साथियों, जो साथियों टैक्स होता है वह नगर निगम द्वारा कौन सा टैक्स लगाया जा सकता है? तो साथियों ये जो सभी टैक्स हैं यह नगर निगम द्वारा उपरोक्त सभी टैक्स लगाए जा सकते हैं, यानी ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह कौन सा है? साथियों कांग्रेस घास, जलकुंभी, दूब घास या लैटाना कैमरा। बताइए साथियों, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है वह कौन सा है? तो साथियों वह है एखोर्निया क्रॉसिपस, यानी जिसको जलकुंभी भी बोला जाता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 साथियों, वायरस के अजैविक होने का लक्षण कौन सा है? इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, यह प्रजनन नहीं कर सकता, इसको क्रिस्टल रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती। बताइए साथियों, वायरस के अजैविक होने का कौन सा लक्षण है? तो साथियों कौन सा लक्षण है? इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जो साथियों इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है यही जो है अजैविक होने का एक लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 18 साथियों, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है वह कौन सा है? जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन या ऑक्सिन। बताइए साथियों, एक क्वेश्चन साथियों मैं यदि आपसे पूछूं कि फलों के रस को साथियों सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए साथियों, साथियों किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। और साथियों इथाइलिन का प्रयोग पादप हार्मोन को पकाने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 साथियों, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह कौन सा है? राइजोबियम, क्लास्ट्रीडियम, विब्रियो या एजोटोबैक्टर। बताइए साथियों, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला साथियों अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता पाई जाती है वह कौन सा है? तो साथियों वह है क्लास्ट्रीडियम, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 साथियों, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? सी डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए या ए डीएनए। बताइए साथियों, कौन सा ऐसा डीएनए है जो कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो वह है साथियों बी डीएनए, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? लीच, काइटन, इकनस या यूप्लेक्टा। बताइए साथियों, यूप्लेक्टेला। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी यूप्लेक्टेला जो है यह अचल जीव का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन साथियों, प्रोटीन अणुओं की इकाई है वसा अम्ल, अमीनो अम्ल, विटामिन या ग्लूकोज। बताइए, प्रोटीन अणुओं की इकाई कौन सी है? तो साथियों वह कौन सी है? अमीनो अम्ल, यानी अमीनो एसिड। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 साथियों, निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? यानी साथियों इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो पादप कोशिका में नहीं होता? लवक, रिक्तिकाएं, तारकाएं, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। बताइए साथियों, कौन सा है जो पादप हार्मोन में अनुपस्थित रहता है? तो साथियों वह है तारक का, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 साथियों, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क, यकृत या अग्नाशय। बताइए साथियों, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, यकृत या अग्नाशय। बताइए साथियों, तो साथियों जो यकृत है यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है मोर, गौरैया, तोता या सारस क्रेन। बताइए साथियों, साथियों जो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है वह है सारस क्रेन। कौन साथियों? सारस क्रेन, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों उत्तर प्रदेश का साथियों राजकीय फूल कौन सा है? तो साथियों पलाश जो है यह उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है। क्वेश्चन नंबर 26 साथियों, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? ग्रामीण, रेखीय, नगरीय या अपखंडित। बताइए साथियों,
साथियों जो पूर्वा आपने सुना होगा गांव देहात में, तो साथियों ये किस परिवेश से संबंधित है? साथियों आप सभी जानते हैं यह ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। ग्रामीण में ही पूर्वा पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन ए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 साथियों, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? यूराल, अपलेशियन, किलिमंजारो या अरावली? बताइए साथियों। तो साथियों जो किलिमंजारो पर्वत है यह ज्वालामुखी पर्वत है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 साथियों, एलिफेंटा द्वीप उपस्थित है गोवा तट पर, मुंबई तट पर, गंगा डेल्टा पर या कच्छ तट पर? बताइए साथियों एलिफेंटा द्वीप कहाँ उपस्थित है? तो साथियों यह जो है मुंबई तट पर उपस्थित है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 साथियों, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है 150 से 200 सेंटीमीटर तक, 50 से 150 सेंटीमीटर तक, 70 से 100 सेंटीमीटर तक, 70 से 200 सेंटीमीटर तक? बताइए साथियों मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं? साथियों जहां पर 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है वहां पर मानसूनी वन पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है जो साथियों कार्बी एंगलोंग पठार है यह कहां तक इसका विस्तार है? इसका हिमालय का, तिब्बत का है, यह शान पठार का विस्तार है, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है? बताइए साथियों। तो साथियों यह जो है प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो। साथियों इन्वायरमेंट स्टडी के भी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम देखते हैं 2019 संस्कृत भाषा का प्रीवियस ईयर पेपर। साथियों संस्कृत के एकोन चत्वारिशत को कहते हैं क्या साथियों? एकोन चत्वारिशत 39 बोलते हैं, 29 बोलते हैं, 59 बोलते हैं या 49 बोलते हैं? बताइए साथियों एकोन चत्वारिशतम यानी साथियों 40 से एक कम। जहां साथियों एकोन लग जाए आगे इसका साथियों मतलब होता है एक कम, अर्थात इसका क्या आंसर हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए हो जाएगा 39 चत्वारिशत, यानी साथियों 40 से एक कम। साथियों 29 को संस्कृत में क्या लिखा जाता है? तो साथियों 29 को लिखा जाता है नवविंशति या साथियों एकोन त्रिंशति। क्या साथियों? एकोन त्रिंशत या नवविंशति 29 को लिखा जाता है। 59 को क्या लिखा जाता है साथियों? नवपचाशत। क्या साथियों? नवपचाशत 59 को लिखा जाता है। और साथियों 49 को क्या लिखा जाता है यदि आपसे पूछे तो इसको साथियों नवचत्वारिशतम या एकोन पचाशत लिखा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप समझ गए होंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द्वि शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्त का रूप है द्रव, द्वयम, द्वि या द्वय? बताइए साथियों द्वि शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप क्या होगा? तो साथियों क्या होगा इसका रूप? यह इसका रूप होगा साथियों द्वय, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यदि आपसे यहां पर क्या पूछ लेता? प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग पूछ लेता तो साथियों इसका पुल्लिंग रूप होगा द्वौ। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ददति रूप है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का? बताइए ददति शब्द है यह रूप है। साथियों जो ददति शब्द है यह लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गुरूपदेशः शब्द में प्रयुक्त संधि है दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि या यण संधि? बताइए साथियों इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गुरु जमा उपदेश। क्या साथियों? गुरु जमा उपदेशः, और ये बन जाएगा गुरूपदेशः। यानी साथियों बीच में क्या आ रहा है? एक बीच में बड़ा आ रहा है, बड़ा रू आ रहा है या बड़ा ऊ आ रहा है उच्चारण में। गुरु आप उच्चारण करेंगे गुरूपदेशः, अर्थात इसमें साथियों दीर्घ संधि होगी। क्या हो जाएगी? यहाँ पर साथियों जो गुरु लिखा जाता है वो इसी प्रकार से लिखा जाता है, ऊ और बड़ा ऊ मिलके क्या बना देते हैं साथियों? बड़ा ऊ बना देते हैं। और जहां साथियों दो वर्णों का सेम, जो एक तरह के दो सवर्ण वर्णों का साथियों दीर्घ हो जाता है या अलग अलग वर्णों का दीर्घ हो जाता है, वहां पे साथियों अलग अलग वर्ण कैसे? छोटा या बड़ा,
बड़ा ऊ हो गया, मान लीजिए छोटा ऊ हो गया, इन दोनों का मिलके क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। साथियों जो दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि होती है, इसका जो सूत्र है वह क्या होता है, आकह सवर्णे दीर्घा। क्या होता है साथियों, आकह सवर्णे दीर्घा इसका सूत्र होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि हो जाएगा। गुरु उपदेश में कौन सी संधि है, ऑप्शन ए दीर्घ संधि है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उपसर्ग है यदा, यदा, कुत्र, यत्र या परा। बताइए साथियों उपसर्ग कौन सा है इनमें से। तो साथियों जो परा शब्द है यह उपसर्ग है, बाकी यदा, कुत्र, यत्र ये सब क्या है साथियों, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये किसके अंतर्गत आते हैं। साथियों बात करें उपसर्गों की, तो साथियों संस्कृत भाषा में उपसर्गों की संख्या कितनी बताई गई है, साथियों इनकी संख्या 22 बताई गई है। साथियों परा शब्द का अर्थ यदि आपसे पूछ ले तो इसका मतलब होता है साथियों पीछे। क्या होता है, पीछे। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो गया। उपसर्गों की संख्या ध्यान रखिएगा कितनी होती है, 22 होती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मनोरथ में संधि है अनुनासिक संधि, परसवर्ण संधि, उपयुक्त में से कोई नहीं, या विसर्ग संधि। बताइए साथियों मनोरथ शब्द में कौन सी संधि है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों यह। तो साथियों मनोरथ रथ संधि यानी मनः जमा रथ। क्या साथियों, मनः जमा रथ या मनः जमा रथ, इस अर्थात इसमें साथियों कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेत्राभ्याम अश्रुति पतति में नेत्राभ्याम पद में विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति, पंचमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति या षष्ठी विभक्ति। बताइए साथियों नेत्राभ्याम आश्रुणि पतंती में नेत्राभ्याम पद में कौन सी विभक्ति होगी। बताइए साथियों। तो साथियों इसमें पंचमी विभक्ति होगी। कौन सी, नेत्राभ्याम किसके अंतर्गत आएगा साथियों, पंचमी विभक्ति के अंतर्गत आएगा, अर्थात ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं साथियों। असनी शब्द है स्त्रीलिंग शब्द है, नपुंसक लिंग शब्द है, उपयुक्त में से सभी, या पुल्लिंग शब्द है। बताइए साथियों असनी शब्द किसके अंतर्गत आता है। साथियों असनी का अर्थ होता है बिजली। क्या साथियों, बिजली। बिजली कौन सी बिजली साथियों, जो आसमान से गिरती है, जिसको साथियों क्या बोला जाता है, गाज भी बोला जाता है। जो गांव देहातों में, गांव के लोग अक्सर इसका नाम जो है गाज के नाम से लेते हैं कि गाज गिर गई, बिजली गिर गई। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर आयोग ने स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों को सही माना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तया नृपोनुगम्यते में वाच्य है कर्मवाच्य, भाववाच्य, उपयुक्त में से कोई नहीं, या कर्तरी वाच्य। बताइए साथियों तया नृपोन गम्यते इसमें कौन सा वाच्य होगा। तो साथियों इसमें कर्म वाच्य होगा, अर्थात ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कर्मवाच्य क्या होता है साथियों, सकर्मक धातुओं से ही कर्मवाच्य होता है। साथियों इसमें कर्म की क्या होती है, प्रधानता होती है, यानी जिसमें कर्म की प्रधानता होगी वहां कर्मवाच्य होगा, जहां भाव की प्रधानता होगी साथियों वहां भाववाच्य होगा। भाववाच्य में साथियों कर्म नहीं होता, ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भाववाच्य में साथियों कर्म नहीं होता। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं साथियों। यूप दारू पद में समास है, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, या अव्यय भाव समास। बताइए साथियों यूप दारू शब्द में कौन सा समास हो जाएगा। साथियों तत्पुरुष समास की बात करें तो जिसमें साथियों उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। क्या होता है, प्रधान होता है। और साथियों इस यूप दारू शब्द में भी तत्पुरुष समास ही होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। गोधूम शब्द का अर्थ है चावल, गेहूं, गदहा, गाय का दूध। बताइए साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होने वाला है। साथियों गोधूम किसको कहा जाता है, तो साथियों गोधूम गेहूं को कहा जाता है। साथियों चावल की बात करें, चावल को संस्कृत में क्या कहा जाता है साथियों, तंडुलम कहा जाता है। क्या साथियों, तंडुलम कहा जाता है। और गदहे को संस्कृत में गर्दभ बोला जाता है। क्या साथियों, गर्दभ बोला जाता है। गाय के दूध को साथियों संस्कृत में क्या बोला जाता है, गोपयः बोला जाता है। क्या साथियों, गोपयः बोला जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी जान चुके हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विसर्ग संधि का उदाहरण है
सन्मित्रम, महौषधिम, नमस्ते या तल्लयः। बताइए साथियों, विसर्ग संधि का कौन सा उदाहरण हो जाएगा? महौषधि में कौन सी संधि है यदि साथियों पूछ ले तो इसमें साथियों स्वर वृद्धि संधि है। कौन सी साथियों? वृद्धि संधि हो जाएगी। तल्लयः में कौन सी संधि है साथियों? तो तल्लयः में व्यंजन संधि हो जाएगी। इसका संधि विच्छेद तत् जमा लयः होगा। किसका साथियों? तल्लयः का। इस क्वेश्चन में साथियों आपसे पूछा है विसर्ग संधि का उदाहरण। तो साथियों जो नमस्ते है यह हो जाएगा विसर्ग संधि का उदाहरण। इसका साथियों संधि विच्छेद क्या होगा? नमः जमा ते। क्या साथियों? नमः जमा ते यानी नमस्ते। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या है 25, 8, 30 या 5। बताइए साथियों स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? साथियों स्पर्श व्यंजन आपने हिंदी में पढ़े होंगे, वही पूछा है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या आप सभी जानते हैं 25 यानी 25 होती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, वालिका इस पद में प्रत्यय है डाप प्रत्यय, याड प्रत्यय, टाप प्रत्यय या चाप प्रत्यय। बताइए साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, बालिका शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? साथियों बालिका पद में टाप प्रत्यय होगा। साथियों टाप प्रत्यय में टा और पा का क्या होता है? लोप हो जाता है और केवल आ शेष बचता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, पर्यंत में उपसर्ग है परी, परा, पर या प्र। बताइए साथियों पर्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो साथियों पर्यंत शब्द में परि उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, नदी शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है। साथियों नदी ही शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है। बहुवचन का रूप है यह, द्विवचन का, एक वचन और बहुवचन दोनों का, या एक वचन का? बताइए साथियों यह किसका रूप है? तो साथियों नदी ही शब्द जो है यह बहुवचन का रूप है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है वाच, रामः, फलम या भानु। बताइए साथियों अकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण कौन सा है? तो साथियों जो राम है यह अकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात करें साथियों वाच की, तो वाच साथियों चकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। कहा साथियों चकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। बात करें फलम की, तो साथियों जो लास्ट में अक्षर आता है यही इसको ही जोड़ दिया जाता है, इसको बोला जाता है मकारांत नपुंसक लिंग। इसलिए भानु में साथियों उ आ रहा है यानी उकारांत पुल्लिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, प्रेजते में संधि है वृद्धि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि या गुण संधि। बताइए साथियों प्रेजते में संधि कौन सी हो जाएगी? साथियों प्रेजते में पर रूप संधि होगी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। वा वर्ण का उच्चारण स्थान है दंत ओष्ठ, तालु या दंत ओष्ठ। बताइए साथियों वा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? साथियों दंत के अंतर्गत किन कौन कौन से आते हैं? तो साथियों दंत जो है इसमें ता वर्ग और साथियों सरौता वाला सा आते हैं और साथियों इसमें ली भी आता है। लेकिन साथियों व वर्ण का आपसे पूछा है तो व वर्ण का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वह दंतोष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, घुटने के लिए संयुक्त उपयुक्त संस्कृत शब्द है, यानी साथियों घुटने को संस्कृत में क्या बोलते हैं? जानु, उरु, जघन या हनु। बताइए साथियों घुटने को संस्कृत में जानु बोला जाता है। क्या? जानु बोला जाता है। साथियों उरु किसको बोलते हैं संस्कृत में? तो साथियों जंघा को उरु बोला जाता है। किसको साथियों? जंघा को उरु बोला जाता है। और साथियों हनु ठुड्डी को बोला जाता है, यानी साथियों दाढ़ी होती है, ठुड्डी होती है, इसको हनु बोला जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, साथियों निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्न संख्या 21 व 22 का उत्तर दीजिए। समाजे सर्वत्र दुर्जना पीड़यन्ति जनान यद्यपि सज्जनानाम संख्या अधिका अस्ति। क्या साथियों समाज जो है हमेशा दुर्जनों से पीड़ित है, परंतु साथियों सज्जनों की संख्या अधिक है समाज में। तथापि दुर्जना एवं प्रबला इति महदाश्रितम यतो ही सज्जना प्रायः तटस्था भवति। साथियों दुर्जन प्रबल क्यों है? क्योंकि जो सज्जन लोग हैं वह तटस्थ हो जाते हैं। यदि दुर्जना नाम प्रतिपदम विरोधम सज्जना
करिष्यन्ति तहर निश्चयेन समाजः निर्भयो भविष्यति। यानी साथियों जो सज्जन लोग हैं यदि दुर्जनों का वो विरोध करने लगेंगे तो भविष्य में निश्चित ही समाज निर्भय हो जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त गद्य के अनुसार समाज में किसकी संख्या कम है? शिक्षकों की, निर्भयों की, दुर्जनों की या सज्जनों की? बताइए साथियों। साथियों समाज में किसकी संख्या कम है? समाजे सर्वत्र दुर्जना पीड़यन्ति जनान यद्यपि सज्जनानाम संख्या अधिका अस्ति। यानी सज्जनों की संख्या यदि अधिक है साथियों तो दुर्जनों की संख्या क्या है? कम है। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। उपयुक्त गद्य के अनुसार दुष्ट लोग समाज में क्यों प्रबल दिखते हैं? क्योंकि सज्जन तटस्थ रहते हैं, क्योंकि उनकी पहुंच होती है, क्योंकि उनकी संख्या अधिक होती है, क्योंकि वे धनी होते हैं। बताइए साथियों। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया क्योंकि सज्जन व्यक्ति तटस्थ रहते हैं यानी दूर रहते हैं दुर्जनों से, दुर्जनों का विरोध नहीं करते हैं, इसलिए क्या होता है समाज में दुर्जन लोग प्रबल हो जाते हैं, दुष्ट लोग प्रबल हो जाते हैं। अर्थात ऑप्शन ए 22वें नंबर का 22वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित श्लोक को पढ़िए तथा इससे संबद्ध प्रश्न संख्या 23 और 24 के उत्तर दीजिए। महान वृक्षो जायते वर्धते चा चम चयो भूतानि समाश्रयन्ति यदा वृक्षस्ते दहते चा तदाश्रया अनिकेता भवति। बताइए साथियों इस श्लोक का भाव क्या है? वृक्ष पर सारे प्राणी आश्रित होते हैं, वृक्ष को काटना या जलाना नहीं चाहिए। प्राणी जो वृक्ष पर आश्रित होते हैं वृक्ष के नष्ट होने पर वे निराश्रित हो जाते हैं, वृक्ष महान होता है। बताइए साथियों ये देखिए एक बार श्लोक को और बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। साथियों प्राणी जो वृक्ष पर आश्रित होते हैं वृक्षों के नष्ट हो जाने पर, ये देखिए यदा वृक्षं से दहते यानी वृक्षों के नष्ट हो जाने पर तदाश्रय अनिकेता भवति यानी वह उनका आश्रय से क्या हो जाते हैं, उनका आश्रय छिन जाता है, एक तरह से कहें वे निराश्रित हो जाते हैं। अर्थात ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। उपयुक्त श्लोक में भूतानी का तात्पर्य है प्राणी, आश्रय, नाश या वृक्ष। बताइए साथियों ये देखिए श्लोक में यहाँ पर भूतानी शब्द का प्रयोग हुआ है। महान वृक्षो जायते वर्धते चा चम चयो भूतानि समाश्रयन्ति यानी भूतानि का मतलब हो गया प्राणी, जो प्राणी वृक्षों पर आश्रित हैं वृक्षों के नष्ट हो जाने पर वह क्या हो जाते हैं? निराश्रित हो जाते हैं। अर्थात प्राणी भूतानि शब्द का अर्थ हो जाएगा प्राणी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप है। भवसी, भवानी, भवतु या भव। बताइए साथियों भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा हो जाएगा? तो साथियों इसका रूप हो जाएगा भव। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। सर्वनाम शब्द है सर्वः, स्थूलः, प्रातः या पुत्रः। बताइए साथियों सर्वनाम शब्द है। साथियों सर्वनाम शब्द क्या है? सर्वः यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। कुंजर शब्द का अर्थ है हाथी, हिरण, सुअर या सर्प। बताइए साथियों जो कुंजर शब्द है इसका अर्थ क्या है? साथियों कुंजर शब्द का क्या अर्थ है? हाथी। हाथी को क्या बोला जाता है? कुंजर बोला जाता है। हिरण को यदि बात करें तो क्या बोला जाता है साथियों? मृगः बोला जाता है, आप सभी जानते हैं। साथियों सुअर की बात करें तो इसको सूकरह बोला जाता है। क्या साथियों? सूकरह बोला जाता है। और सर्प को क्या बोला जाता है साथियों? आही बोला जाता है। आही क्या है? सर्प को बोला जाता है। कुंजर हाथी। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। मातृ शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन रूप होता है। मातया, मात्रा, माता या मात्रेया। बताइए साथियों मातृ शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप क्या होता है? साथियों मातृ शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन रूप क्या होता है? मात्रा होता है। क्या होता है साथियों? मात्रा होता है। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 29। सुबंधु की रचना है वासदत्ता की, वासव दत्ता की, मेघदूतम की, अभिज्ञान शाकुंतलम, स्वप्नवास दत्तम। बताइए सुबंधु की कौन सी है रचना? साथियों जो वासुदत्तम है दत्ता है
वासव दत्ता, यह सुबंधु की रचना है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करें साथियों मेघदूतम की, तो यह कालिदास का रचना है। किसकी है साथियों? कालिदास जी की रचना है एक। यह साथियों खंड काव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास का है, और जो स्वप्न वासम दत्तम है यह भास का नाटक है। किसका साथियों? भास का नाटक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है? व्री, री, उपयुक्त में से कोई नहीं, या हरी? बताइए साथियों, स्वर पूछा है आपसे। साथियों स्वर जो संस्कृत भाषा होती है इसमें स्वरों की संख्या यदि आपसे पूछ ले तो 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है। साथियों किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं यदि पूछ ले तो साथियों अच प्रत्याहार के अंतर्गत स्वर आते हैं। और साथियों जो ली है यह स्वर के अंतर्गत आती है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 9 स्वर कौन कौन से होते हैं जान लेते हैं साथियों। आ, ई, उ, री साथियों, और ली के बाद साथियों क्या आता है? ए, ओ, और आए, और साथियों औ, ये सारे 9 जो है क्या आते हैं? स्वर के अंतर्गत आते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाए। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि साथियों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथियों बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।